इस वार्ता में आभासी माध्यम द्वारा सम्मिलित सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं हिंदी अनुभाग के कर्मचारियों, आयोजन समिति की अध्यक्षा डॉक्टर वैशाली नायक और केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुमित सोम का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपने विचार राजभाषा के माध्यम से प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इस वर्ष हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसी महोत्सव के अंतर्गत परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र में इस वैज्ञानिक वार्ता का आयोजन किया गया है। तो इस वैज्ञानिक वार्ता का जो विषय है वो है कृषि में प्लाज्मा के उपयोग, कुछ रोचक तथ्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खाना हम लोगों की सबसे प्रथम ज़रूरत है और पूरे विश्व भर में इसकी ज़रूरत है। किसी भी मनुष्य को जीवित रहने के लिए खाने की सर्वप्रथम आवश्यकता रहती है। तो अगर हम इस स्लाइड पे नज़र डालें जो कि हम लोगों को दिखाता है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें विभिन्न जो देश हैं उनमें किस प्रकार की एक सूचकांक होता है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक। उसमें कौन सा देश किस जगह पे आता है। तो सर्वप्रथम अगर हम भारत का जो है किस जगह पे आता है वो देखें, और ये प्रतिशत में दिया हुआ है जो कि खाद्य सुरक्षा अपने देश के नागरिकों को प्रदान करता है। भारत का जो आंकड़ा आता है वो 56.2% आता है। वहीं अगर हम नेपाल की बात करें वो 53% आता है। और अगर हम विभिन्न देशों की बात करें जैसे कि चीन है तो लगभग 70% पे आता है, और अगर अमेरिका की बात करें वो 77% पे आता है। तो अभी भी देखें तो हम केवल जो खाद्य सुरक्षा है इस सूचकांक के माध्यम से अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो भारत में केवल 56% को ही खाद्य सुरक्षा अभी तक मुहैया कराई गई है। इसका कई तरीक़ों से हम इस सूचकांक को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो बात आती है वो है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य की खदान जो है उसकी पैदावार करनी होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो खदान का भंडारण है वो भी सुविधा बहुत अच्छी हम लोगों को बनानी होगी, क्योंकि लगभग 1/3 खदान जो है वो भंडारण की सही सुविधा न होने के कारण नष्ट हो जाता है। तो अगर हम खाद्य सुरक्षा 80% या 85% की ओर ले जाना चाहते हैं तो हम लोगों को ये दोनों ही चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि इस स्लाइड का जो शीर्षक है वो है खाद्य सुरक्षा एक गंभीर समस्या। ये गंभीर समस्या इसलिए भी है कि अभी हम, जैसा कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा कि अभी हम लोग केवल 56% ही सूचकांक में अपनी जगह बना पा रहे हैं, और आगे आने वाले समय में पूरे विश्व स्तर पे जनसंख्या बढ़ने वाली है तो ये समस्या और भी गंभीर और विकराल रूप लेने वाली है। तो 2050 तक पृथ्वी ग्रह की आबादी लगभग 10 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण दोनों के लिए ही नवीन दृष्टिकोणों की आवश्यकता होगी ताकि भोजन की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। सबसे बड़ी चुनौती में से एक सुरक्षित भोजन का वैश्विक प्रावधान है, क्योंकि सब चीज़ें से सर्वोपरि भोजन ही है। दुनिया भर में भोजन की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसानों को कम भूमि से अधिक भोजन का उत्पादन करने के लिए नई तकनीकों की आवश्यकता होगी। इसलिए फसल उत्पादन तकनीकों में सुधार और बीजों के संस्करण से अंकुरण को बढ़ाना आवश्यक है। मतलब कि हमें अधिक से अधिक पैदावार करनी है, कम से कम भूमि का उपयोग करते हैं, क्योंकि भूमि तो हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं लेकिन हमें पैदावार बढ़ानी है, जिसके लिए सर्वप्रथम तकनीक की आवश्यकता है। पारंपरिक तरीकों की सीमाएं नई तकनीकों की बड़ी मांग पैदा कर रहे हैं। यदि फसल को उगाने का समय कम कर सकते हैं तो फसलों को अधिक मात्रा में उगाना भी संभव हो सकता है। तो फसलों को कम समय में उगाने के लिए एक उपाय के तौर पे तेज़ी से बीज अंकुरण की तकनीक के विकास की आवश्यकता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है और जो कि इस वार्ता का मुख्य शीर्षक भी है कि कृषि में प्लाज्मा के उपयोग, सो इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण तकनीक है वो है अतापीय प्लाज्मा तकनीक। आगे हम देखेंगे कि ये तकनीक क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्लाज्मा क्या है।
प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। अन्न अवस्था ठोस, तरल और वायु है। जब किसी वायु को बहुत अधिक तापमान पे गर्म किया जाता है तो वायु परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन और आयन अलग अलग हो जाते हैं और प्लाज्मा नामक आवेशित कण का एक संग्रह बनता है। प्लाज्मा कण जो विद्युत प्रभावित है उन्हें चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा प्रभावित और सीमित किया जा सकता है। तो जिस तरीके से आप, जैसा मैंने अभी बताया कि प्लाज्मा क्या है, आप इस चित्र पे अगर नज़र डालेंगे तो और बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने बर्फ़ ली हुई है जो कि एक ठोस पदार्थ है, उसको हमने कुछ ऊर्जा प्रदान की तो वो तरल पदार्थ बन जाता है। फिर हमने उसमें थोड़ी और ऊर्जा प्रदान की तो वो गैस में तब्दील हो जाता है और फिर उसके ऊपर और थोड़ी ऊर्जा अगर हम प्रदान करते हैं तो प्लाज्मा का रूप ले लेता है। जैसे कि आकाशीय जो बिजली गिरती है उसमें एक प्लाज्मा रहता है और बहुत प्रकार के हम लोग जो सड़कों में देखते हैं नियॉन बल्ब वगैरह जिससे रोशनी मिलती है, वो सब भी प्लाज्मा का एक प्रकार है और टीवी में भी प्लाज्मा का उपयोग होता है। आइए अब समझते हैं कि हम किस प्रकार से और किन प्राचलों के आधार पर प्लाज्मा का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मुख्य 4 जो हैं प्राचल होते हैं प्लाज्मा के। पहला होता है तापमान, दूसरा है दाब, तीसरा है किस प्रकार का गैस आपका उपयोग कर रहे हैं, चौथा होता है किस प्रकार से जो सूक्ष्म तरंगें हैं प्लाज्मा के अंदर प्रवाहित हो रही हैं। तो तापमान के अंदर भी कई प्रकार होते हैं। एक होता है तापीय प्लाज्मा जिसका तापमान अधिक होता है, एक होता है अतापीय या शीत प्लाज्मा जिसका तापमान कम होता है। दूसरे में दाब में अगर हम आए तो दाब में होता है एक निम्न दाब होता है, एक जो कम दाब पे कार्य करता है प्लाज्मा। एक होता है वायुमंडलीय जो कि जैसा कि नॉर्मल हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस पर काम करता है। एक होता है अधिक दाब पे जो काम करता है, हाई प्रेशर प्लाज्मा। अगला है गैस। गैस में जैसा मैंने बताया कि अलग अलग प्रकार की आप गैस जो कि प्लाज्मा भट्टी में देंगे तो वहाँ से अलग अलग प्रकार के प्लाज्मा आपको मिलेंगे। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि वायु है, वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा आपको, और उसी प्रकार से अगर हम पूरी तरीके से शुद्ध ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, हीलियम दे सकते हैं, आर्गन दे सकते हैं। ये कुछ प्रमुख जो कि प्रचलित प्लाज्मा हैं उनके प्रकार हैं। अगला है मोड कि आप जो है प्लाज्मा बनाने के लिए सूक्ष्म तरंगों का यानी कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर रहे हैं या रेडियो आवृत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर शुद्ध एकदम जो है डीसी वोल्टेज दे रहे हैं तो उसे कोरोना डिस्चार्ज होगा। और प्रकार जो है डाइलेक्ट्रिक बैरियर डिस्चार्ज जो कि बहुत ही प्रचलित प्रकार का एक प्लाज्मा डिवाइस होता है जिसको हम आगे देखेंगे। अब समझते हैं कि प्लाज्मा के अनुप्रयोग में कहाँ कहाँ प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जा सकता है, किस प्रकार से उसको लोग जो है इस्तेमाल करते हैं और किन जगहों पे वो इस्तेमाल होता है और हम उसको अपनी ज़रूरतों के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों और आयनों और तटस्थ कणों के सापेक्ष तापमान के आधार पर प्लाज्मा को तापीय यानी कि गर्म प्लाज्मा और अतापीय यानी कि ठंडा प्लाज्मा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा। खाद्य प्रसंस्करण में अनुप्रयोगों के लिए हाल ही में अतापीय प्लाज्मा का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये कम तापमान पर सक्रिय होता है जो खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। प्लाज्मा के 2 अलग अलग प्रकार के अनुप्रयोग हैं, औद्योगिक और सामाजिक। औद्योगिक अनुप्रयोगों में से कुछ प्लाज्मा नाइट्राइडिंग जो कि उद्योगों में इस्तेमाल बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है, बहुत ही प्रचलित प्रकार है वो आधारित कोटिंग तकनीक है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल वेपर डिपोजिशन प्लाज्मा, इन्हेंस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन भी होता है आदि। और सामाजिक अनुप्रयोगों में कृषि में, वस्त्र उद्योग में, चिकित्सा में आदि के क्षेत्र सम्मिलित हैं जिसमें कि जो है सामाजिक जो अनुप्रयोग है प्लाज्मा। तो नीचे कुछ चित्र आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं कि बाएं हाथ में जो है इधर में जो दिखाया हुआ है ये किस प्रकार से एक प्लाज्मा भट्टी या प्लाज्मा यंत्र काम करता है। उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी की पावर सप्लाई यानी कि शक्ति स्रोत रहता है, बीच में 2 प्लेटें लगी रहती हैं और गैस दिया रहता है और जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र पैदा होता है इस रेडियो आवर्ती सप्लाई के द्वारा, तो उसी से
जो है आपका डिस्चार्ज उत्पन्न होता है गैस में और एक प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। फिर उसी तरीके से ये वाला जो चित्र है वो भी उसी प्रकार का प्रकार है, लेकिन जो है इसमें 13.56 मेगाहर्ट्ज़ का रेडियो आवृत्ति शक्ति स्रोत का इस्तेमाल किया गया है और इसमें भी गैस दी जाती है और डिस्चार्ज बनता है जिससे प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। उसके बगल में आप एक चित्र देख सकते हैं, उसमें ये जो मूली के बीजों में जो अंकुरण हो रहा है वो जब हम प्लाज्मा से उसका उपचार करते हैं और बगैर प्लाज्मा के अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो किस प्रकार से उसका जो विकास होता है या अंकुरण की जो दर होती है वो कैसे बदलती है, उस चित्र में साफ हम लोग उसको समझ सकते हैं। उसके बगल में देखिए तो एक प्लाज्मा टार्च का जो है आरेख दिया हुआ है, किस प्रकार से जब प्लाज्मा बनता है तो बैगनी रंग हम लोग देख पाते हैं कि विशेष प्रकार का उसका आकार होता है, जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ ये जो है इसमें प्लाज्मा की उत्पत्ति हुई है। आइए अब इस स्लाइड में समझते हैं कि जो प्लाज्मा के घटक और रासायनिक क्या क्या अभिक्रियाएं होती हैं जब वो किसी भी मान लीजिए किसी ठोस या तरल पदार्थ में हम प्लाज्मा को डाल देते हैं तो किस प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती हैं, वो जो है सक्रिय होती हैं या नहीं होती हैं, क्या बनता क्या है जब हम उसको उस पर डाल देते हैं। तो पहले जो बाएं हाथ में आपका एक चित्र दिया हुआ है, ये चित्र से देख के हम लोग ये बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि एक प्लाज्मा में बहुत कुछ होता है। जैसे कि अगर हम देखें कि कुछ प्रतिक्रियाशील जो है इसमें प्रजातियां बनती हैं, जैसे कि OH-, O3, NO2, NO, H2O2 टाइप की, और फिर उसमें एक जो दिखने वाला प्रकाश होता है, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन कण होता है, फिर इसमें सूक्ष्म तरंगे भी होती हैं, फिर अल्ट्रा वायलेट प्रकाश होता है, फिर आयन होते हैं और अणु भी होते हैं। दाहिने हाथ में जो चित्र दिया गया है वो प्लाज्मा की अवस्था में रासायनिकी किस प्रकार से होती है, उसमें जो है किस प्रकार की प्रजातियां बनती हैं, उस चित्र में भली भांति हम लोग समझ सकते हैं। और किस प्रकार से जो ठोस और तरल का जो परत होती है वहाँ पे क्या क्या बनते हैं, किस प्रकार से चीज़ें अंदर जाती हैं, क्या प्रकाश बाहर आता है, वो सब इस चित्र में भली भांति दिखाया हुआ है। उदाहरण के तौर पे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, वाष्प के थ्रू जो जल है बाहर आ रहा है, और कई प्रकार की प्रतिक्रियाशील प्रजातियां जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इस वार्ता के हिसाब से, उनकी उत्पत्ति होती है। प्रयोगशाला में अतापीय प्लाज्मा कृत्रिम रूप से न्यूट्रल गैस और हवा से उत्पन्न किया जाता है, यानी कि इस टाइप की चीज़ें जो है उसमें हमारा जो प्लाज्मा भट्टी है उसमें हम लोग देते हैं। जो विभिन्न रासायनिक प्रजातियों का मिश्रण बनता है, जैसे कि धनात्मक आयन और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन, उत्प्रेरित परमाणु, यूवी फोटान, प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और नाइट्रोजन प्रजातियां जैसे प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन प्रजातियां, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज। तो ये जो प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रजातियां, यही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजातियां होती हैं जहाँ तक प्लाज्मा के जो सामाजिक अनुप्रयोग हैं उनकी बात आती है। आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि किस प्रकार से कृषि में जो वायुमंडलीय दाब प्रकार का प्लाज्मा होता है उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो दाहिने हाथ में चित्र दिया हुआ है ये जो है, इसमें देखिए कि जो अभी अभी मैंने बताया कि प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रजातियों की जो उत्पत्ति होती है प्लाज्मा के द्वारा, उसमें किस प्रकार से जब प्लाज्मा टार्च से जब जो उसका छिद्र होता है जिससे प्लाज्मा बाहर आता है और फिर कुछ दूरी तक किस प्रकार से वो प्रजातियों का उत्पत्ति होती है, वो घटती हैं या बढ़ती हैं या एकदम समान ही रूप से कुछ दूरी पे रहती हैं। तो इनका जो दिया हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो छिद्र से दूरी पे वो होती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें कि जो कि NO2 है वो लगभग कम रहता है जब छिद्र से निकलता है, लेकिन फिर वो समान एक स्तर पे रहता है। और उसी प्रकार से जो है अन्य प्रजातियों का भी जो है किस प्रकार से वो बदलती हैं, और कुछ कम होती हैं, कुछ अधिक होती हैं, कुछ समान रहती हैं, और किस प्रजाति का क्या महत्व है वो हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे।
तो अगर प्लाज्मा के उपयोग देखा जाए कृषि के क्षेत्र में, तो मुख्यतः हैं बीज का परिशोधन, कीटनाशकों को दूर करना, बीज अंकुरण में वृद्धि, प्लाज्मा सक्रिय जल का उपयोग कर पौधों का शीघ्र विकास, प्लाज्मा उर्वरक और खाद्य पदार्थ के जीवन काल में वृद्धि। आप इधर से देख पा रहे हैं कि अनेकों अनेक प्रयोग हैं प्लाज्मा के कृषि के क्षेत्र में। अंकुरण दर को बढ़ाने और पौधों की वृद्धि के लिए बीजों के उपचार सहित कृषि खाद्य उत्पादन के विभिन्न चरणों के दौरान अतापीय प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये पहली बार करने जा रहे हैं, इसका बहुत उपयोग किया जा चुका है और विभिन्न देशों में ये बहुत ही प्रचलित तकनीक है। इस प्रकार से प्लाज्मा की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है और फसल को कम समय में उगाया जा सकता है। अगर आप ध्यान हो तो पहली ही स्लाइड में हम लोग जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात कर रहे थे, उसमें यही बात की थी हमने कि जो है पैदावार को बढ़ाना है और जल्दी बढ़ाना भी है और कम समय में उतनी पैदावार लानी है। तो इन बीजों का संस्करण कितना प्रभावी हो सकता है, ये बीज के प्रकार साथ ही पर्यावरणीय कारकों जैसे कि जलवायु, जल की उपलब्धता और मिट्टी की स्थिति पर भी निर्भर करता है। इसलिए प्लाज्मा उपचार के समय को अलग अलग रूप में प्रत्येक प्रकार के बीज के लिए अनुकूलित करना होगा। एक ही प्रकार की जो आपने व्यवस्था बनाई है प्लाज्मा भट्टी द्वारा, वो हर जगह कारगर साबित नहीं होगा। इसलिए आपको शोध करना बहुत ही आवश्यक है, अनुसंधान की ज़रूरत है और किस प्रकार के बीजों पे किस प्रकार प्लाज्मा का असर होता है वो जानना समझना जरूरी है। तो बीज अंकुरण की वृद्धि में प्लाज्मा का प्रभाव, इस चित्र द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि प्लाज्मा किस प्रकार से असर डालता है बीजों की वृद्धि पर और किस प्रकार की जो है उसमें मूलभूत सिद्धांत क्या है, किस प्रकार की क्रियाएं अभिक्रियाएं होती हैं। प्लाज्मा निस्सरण के दौरान सक्रिय रासायनिक प्रजातियां बनती, जैसे कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा किस प्रकार की प्रजातियां उत्पन्न होती हैं, मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रतिक्रियाशील प्रजातियां। इन प्रजातियों में नाइट्रेट्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड पौधों के विकास पर एक निश्चित प्रभाव डालते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वह बीज में एक रासायनिक और हार्मोनल प्रतिक्रिया को उत्तेजित करते हैं जो एंडोस्पर्म को कमजोर करके इसकी सुप्ता अवस्था को तोड़ता है, मानी कि बीज के आवरण के साथ छेड़छाड़ वो करता है जिससे कि प्लाज्मा भीतर घुस सकता है या बीज किस प्रकार से जो है असर होगा या किस प्रकार से वो बड़ा होगा, उसका विकास की दर क्या होगी, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। बीज के भंडारित संसाधनों को उपयुक्त स्थान पर ले जाता है, माने कि उसकी पैदावार बढ़ाता है। यह अंकुर को बीज से आसानी से फूटने और तेजी से और स्वस्थ करने में भी सहायता प्रदान करता है। मतलब वो जल्दी पैदावार देगा, जल्दी अंकुरित हो जाएगा अगर हम उस पर प्लाज्मा का उपयोग करते हैं। बीज की सतह में परिवर्तन के फलस्वरूप जल अवशोषण में वृद्धि होती है, मतलब अधिक से अधिक जल वो ले पाएगा। सीमित जल संसाधन की आवश्यकता होती है, मतलब जिस जगह में जल अगर की आपूर्ति उतनी अच्छी नहीं है वहाँ पे वो कम जल में भी, क्योंकि उसकी अवशोषण की शक्ति हमने प्लाज्मा द्वारा बढ़ा दी है, तो हम कम जल वाले क्षेत्र में भी एक ऐसी फसल पैदा कर सकते हैं जिसको जल की आवश्यकता होती है। बीज परत का क्षरण, कुछ बीजों को अंकुरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए नमी को बीज में प्रवेश करने देने के लिए कठोर परत को निकालनी होती है। मतलब कि किसी बीजों में होता है कि परत बहुत कठिन होती है, कठोर होती है, जिसके चलते कि वो अंकुरित नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम प्लाज्मा द्वारा क्या करते हैं, उस परत को ढीला करते हैं या उस परत को कमज़ोर करते हैं। एक बहुत ही संतुलित तरीके से हम लोग उस परत को नष्ट करते हैं। प्लाज्मा उपचार द्वारा क्षतिग्रस्त सतह से नमी बीज में प्रवेश कर सकती है। आइए इसमें देखते हैं बीज अंकुरण की वृद्धि में प्लाज्मा का प्रभाव किस प्रकार, सैद्धांतिक रूप से अगर हम लोग समझना चाहें तो किस प्रकार से हम लोग समझें। तो ये जो चित्र है ये पहले भी आप लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार मूली के बीजों में प्लाज्मा का प्रभाव, अगर हम 30 मिनट तक उसमें प्लाज्मा का उपचार करते हैं तो हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से जो है मूली के बीज का विकास हो रहा है, अंकुरण हो रहा है। अगर हम देखें कि किस प्रकार से जो है हमारा जो एक संपर्क कोण होता है, जो कि एक जल जो एक ठोस सतह पे किस प्रकार का कोण बनाता है और कितना वो भीतर घुस पाता है, ये संपर्क कोण हमको बताता है।
तो इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि प्लाज्मा उपचारित सोयाबीन बीज में संपर्क कोण किस प्रकार का बन रहा है। पहले आप देख रहे हैं कि वो संपर्क कोण पूरी तरीके से जो जल है, मैंने कोण ज़्यादा था, जल भीतर नहीं घुस पा रहे, लेकिन बाद में जल भीतर घुस पा रहा है। उसी प्रकार से गेहूं में अगर देखें तो गेहूं में भी संपर्क कोण जो है कम हो जा रहा है, जिसके कारण जल भीतर घुस पा रहा है। किंतु अगर आप लोग ध्यान दें तो उसमें देख सकते हैं कि विभिन्न बीजों में विभिन्न प्रकार का संपर्क कोण है और प्लाज्मा का अलग अलग असर पड़ता है उसमें। तो ये जो चित्र है इसमें देख सकते हैं कि पानी की बूंद का कपास के बीज की सतह पे रूप, और प्लाज्मा उपचार से पहले और प्लाज्मा उपचार के बाद, इसमें भी जो है संपर्क कोण की ही कहानी आती है, और इसमें भी संपर्क कोण बढ़ जाता है और जल भीतर जाता है, अंकुरण में वृद्धि होती है, पैदावार बढ़ती है। ऊपर के चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक प्लाज्मा भट्टी काम करती है। गैस दिया जाता है, नीचे में बीजों को रखा जाता है, ऊपर से प्लाज्मा आता है और उनका उपचार करता है। संपर्क कोण तरल द्वारा एक ठोस सतह की स्थिरता को निर्धारित करता है। जैसे जैसे कोण कम होता है, आर्द्रशीलता, जल शोषण की तीव्रता बढ़ती जाती है। प्लाज्मा जल के संपर्क कोण को कम कर देता है और बीज को हाइड्रोफिलिक यानी कि जलरागी बनाता है, जिसकी वजह से बीज की सतह से जल आसानी से अंदर जा सकता है और बीज कम समय में अंकुरित हो जाता है। आइए अब इसको समझते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसा कि आप सभी ने अपने कक्षा 6 या 7 में विद्यालयों में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन चक्र होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी चक्र है सभी के लिए, पौधों के लिए, जानवरों के लिए और मनुष्यों के लिए भी। तो क्योंकि जो है नाइट्रोजन सीधी तौर पे हम लोग अवशोषित नहीं कर सकते, इसी के लिए उसको कुछ नाइट्रेट और नाइट्राइट रूप से हमको तब्दील करना होगा, उसके बाद ही उसका अवशोषण पौधे हों या जानवर हों कर सकते हैं। तो प्राकृतिक रूप से जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है कैसे होता है, तो इसमें नाइट्रोजन चक्र दिखाया गया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा, यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया द्वारा जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको अमोनिया यानी कि NH3 में तब्दील किया जाता है, और फिर नाइट्रीफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा वो NOx बनता है, और फिर वापस से ये डीनाइट्राइट होकर वापस वायुमंडल में चला जाता है। तो इसके लिए प्रमुख कारक कौन है? प्रमुख कारक जो है वो है लेज्यूम पौधों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, वही नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है, जहाँ तक कि प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात आती है। दूसरा कौन सा है? इस चित्र में आप दिखाया गया है कि दूसरा है ये जो आकाशीय बिजली गिरती है, ये नाइट्रोजन को तोड़ देती है और फिर हम लोगों को अमोनिया में वो तब्दील होता है। किंतु जो आकाशीय बिजली वाला जो तरीका है, इसमें जो है दक्षता बहुत कम होती है, लेकिन प्रयास इसी तरीके से ये बनाया जाता है। अभी हम लोग समझेंगे कि प्लाज्मा का उपयोग हम लोग इसमें किस प्रकार से कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हम लोग प्लाज्मा द्वारा नाइट्रेट या नाइट्राइट उर्वरक का उत्पादन कैसे कर सकते हैं। उर्वरकों का उपयोग हम लोग नाइट्रोजन डालने के लिए करते हैं कि नाइट्रोजन जो उर्वरक होते हैं जैसे कि यूरिया वगैरह, तो उनका उपयोग किया जाता है, लेकिन वही वो थोड़ा जो मिट्टी को नष्ट भी करते हैं, लेकिन वही अगर हमको उत्पादन क्षमता या पैदावार बढ़ानी है फसलों द्वारा, तो हम किस प्रकार से प्लाज्मा द्वारा उस उर्वरक का निर्माण कर सकते हैं और किस प्रणाली के द्वारा हम वो कर सकते हैं, और उसका तुलनात्मक अध्ययन इन जो बनाए गए दूसरे जो आपके रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उसके द्वारा जो उर्वरक बनते हैं, जो हम लोग अक्सर जिनका इस्तेमाल करते हैं खेती में, किस प्रकार से हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो है हवा दी जा रही है, क्योंकि हवा का ही प्लाज्मा तैयार किया जाएगा, और विभिन्न प्रकार के हाई वोल्टेज यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे हैं, और पानी भी दिया जाएगा यहाँ के अंदर, और फिर उसके बाद जो आपका नाइट्रेट और नाइट्राइट की उत्पत्ति होगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लाज्मा, और जब वो उसकी क्रिया होगी जल के साथ तो हमें एक नाइट्रेट और नाइट्राइट जो हमें प्रतिक्रियाशील प्रजातियां मिलेंगी, जिनका इस्तेमाल हम उर्वरक की जगह कर सकते हैं।
तो इसमें नीचे वाले चित्र में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हम लोग दे रहे हैं, क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं, विखंडन हो रहा है, उत्तेजन हो रहा है, आयनीकरण हो रहा है। और यहाँ हमें प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रजातियों की उत्पत्ति हो रही है। फिर हमको जो यहाँ से आपका जो क्या मिल रहा है, जैसे कि अमोनिया यहाँ पे मिल रहा है, और फिर वो वापस जो है हमें नाइट्रोजन चक्र में वो वापस वायु में चला जाता है डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया द्वारा। और प्रजातियों का क्या क्या जो मेल होता है, किस प्रकार से वो बनती हैं, वो इस चित्र में दिखाया गया है। आइए ये जो प्रणाली थी इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। ये एक किफ़ायती तकनीक है, निरंतर रहने वाली, यानी कि ये बिजली से चलती, इसलिए आपको आकाशीय बिजली पर निर्भर नहीं रहना है। किसी भी ग्रीन हाउस, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है, जो कि वातावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। प्लाज्मा तकनीक किसी भी छोटी जगह, ये अगर आपका खेत है वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं, में बड़ी सुगमता से स्थापित की जा सकती है। प्लाज्मा सक्रिय जल के द्वारा सिंचाई से पौधों में पोषक तत्व के अलावा रक्षक हार्मोन भी उत्पन्न किए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि साधारण रूप से जो उर्वरक इस्तेमाल होते हैं उसमें ये नहीं हो पाता है। इस चित्र के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, मूलभूत सिद्धांत जो हम लोगों ने बताया, और किस प्रकार से हम इसको एक प्रयोगात्मक व्यवस्था होगी जो कि प्रयोगशाला में रखी गई होगी, और उस प्रकार से हम इस पर शोध कर सकते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि एक जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रकार से हम मूलभूत सिद्धांत से निरंतरता तक इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका प्रयोग हम कृषि में ला सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि प्लाज्मा सक्रिय जल यानी कि प्लाज्मा एक्टिवेटर वाटर क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली स्लाइडों में समझा, उसी तरीके से यहाँ PTW दिया हुआ है, माने प्लाज्मा एक्टिवेटेड वाटर है वो। और इसमें 3 प्रकार की प्रतिक्रियाशील प्रजातियाँ दिखाई हुई हैं, NO3-, H2O2, NO2-। और किस प्रकार से इनका जो है उत्पत्ति होती है और समय के साथ किस प्रकार से इनकी जो संख्या है उसमें बदलाव आता है। उसी प्रकार से इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि प्लाज्मा ट्रीटेड वाटर है, और यहाँ पे अंकुरण है, और यहाँ पे हमने फसल की कटाई की है। तो जब हम खेतों की सिंचाई इस जल द्वारा करते हैं तो पोषक तत्व नाइट्रोजन, आयरन, कैल्शियम, ये सब चीज़ें उसमें उत्पन्न होती हैं, और जो कि काम उर्वरक द्वारा हम लोग कर रहे थे, जो कि मिट्टी को नष्ट भी करता है, वो हम प्लाज्मा सक्रिय जल द्वारा कर पा रहे हैं। एक और दिलचस्प दृष्टिकोण प्लाज्मा के संपर्क में आने वाले जल का उपयोग करता है, जो कि प्लाज्मा एक्टिवेटेड वाटर है। बीजों को पानी देने के लिए इस प्रकार का समाधान एक उर्वरक के रूप में प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। प्लाज्मा पानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सोखने के साधन के रूप में प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। शोध अध्ययन में सोयाबीन के अंकुरण और पौधों की वृद्धि की दर का प्रदर्शन किया गया है। प्लाज्मा एक्टिवेटेड वाटर प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रजाति नामक रासायनिक सक्रिय प्रजातियों के मिश्रण से समृद्ध होता है। इन प्रजातियों में नाइट्रेट्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड पौधों के विकास पर एक निश्चित प्रभाव डालते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार प्लाज्मा सक्रिय जल बहुत ही उपयोगी चीज़ है। प्लाज्मा सक्रिय जल का मकई की खेती पर प्रभाव। तो इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि कुछ शोध किए जा चुके हैं कि हम जो है कुछ प्रकार के आपका ये जो है डीआयोनाइज्ड जल है, फिर ये प्लाज्मा सक्रिय जल है, और यहाँ जब हम कुछ मेटल पदार्थों को इसमें मिला देते हैं, जैसे कि जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, कुछ धातुओं का मिश्रण किया जाता है, तो किस प्रकार से हम लोगों ने मकई में जो अंकुरण की दर होती है किस प्रकार से वो बढ़ती है दिन के साथ। तो सबसे अधिक इस चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे अधिक कारगर मैग्नीशियम धातु है जब वो प्लाज्मा सक्रिय जल के साथ उसका मिश्रण किया जाता है। इसी प्रकार से ये जो नीचे वाले चित्र हैं, इसमें जो तने की लंबाई होती है मकई के पौधे की, उस पर किस प्रकार का असर डालता है विभिन्न धातुओं के साथ प्लाज्मा सक्रिय जल, वो भी बड़ी अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं सबसे अधिक कारगर जो है मैग्नीशियम धातु का प्लाज्मा सक्रिय जल के साथ मिश्रण हमको सबसे बेहतरीन जो है नतीजे प्रदान कर रहा है।
और इस चित्र में दिखाया गया है किस प्रकार से तने की लंबाई जो है बदल रही है जब अलग अलग प्रकार के धातुओं का मिश्रण वाला प्लाज्मा सक्रिय जल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो वजन है पौधे का वो बदल रहा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मकई का घनत्व तो हमने बढ़ा दिया है अगर हम धातु का मिश्रण करते हैं प्लाज्मा सक्रिय जल। आइए अब देखते हैं कि प्लाज्मा सक्रिय जल के उत्पादन की प्रयोगात्मक व्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो इस चित्र में आप भली भांति देख पा रहे हैं कि एक प्रकार के गैस को यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं और इधर में ये जो है एक शक्ति आपूर्ति स्रोत है जिससे हम जो हाई वोल्टेज या रेडियो आवृत्ति इसमें देंगे। फिर ये जो है एक क्वार्ट्स का ट्यूब है और ये प्लाज्मा बन रहा है जो कि जल के अंदर प्रवेश कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया एक धातु के साथ मिश्रण करना है तो हम यहाँ पे एक धातु का भी उपयोग कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन जो नतीजे मिलते हैं वो मैग्नीशियम धातु से मिलते हैं। और ये चित्र में देख पा रहे हैं अगर किस प्रकार से प्लाज्मा वाकई में अगर कैमरे से देखा जाए तो दिखाई पड़ता है। अब कृषि में उपयोग हेतु प्लाज्मा नाइट्रोजन स्थिरीकरण यंत्र, ये एक कल्पना का चित्र है। इस प्रकार से हमने जो भी अभी तक विभिन्न प्रकार के शोध देखे, आगे आने वाले समय में हम लोग इसका उपयोग अपने कृषि के कार्यों में अपने खेतों में किस प्रकार लगा सकते हैं वो इस चित्र में भली भांति दिखाया गया है और अपने तरीके से चित्र बहुत ही स्पष्ट है। इस जगह हमको एक वायु का स्रोत है जो कि एक ट्यूब द्वारा प्लाज्मा के भीतर घुस रहा है और यहाँ पे हम जल दे रहे हैं क्योंकि हमको तो प्लाज्मा सक्रिय जल ही बनाना है। और जब ये दोनों का मिश्रण होकर एक प्लाज्मा सक्रिय जल बन जाता है तब हम लोग इसको खेतों में सिंचाई में उपयोग में ला सकते हैं। आइए अब एक सारांश के रूप में हम लोग समझ लेते हैं कि प्लाज्मा सक्रिय जल का कृषि में किस प्रकार से उपयोग हम लोगों ने समझा और क्या मुख्य बातें हैं जो हम लोग ने समझी और किस तरीके से हम लोग उन बातों को सही से स्मरण रख सकते हैं। तो इसमें देखिए कि जो है क्या क्या प्लाज्मा सक्रिय जल करता है। वो बीज का अंकुरण की दर को बढ़ाता है, तने और जड़ों की जो लंबाई है उसको बढ़ाता है और जो है उसके जो पत्ते हैं उनको अधिक मात्रा में हरा रंग प्रदान करता है और जो उनमें प्रोटीन पाया जाता है उसकी भी मात्रा को बढ़ाता है। तो इससे आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है प्लाज्मा सक्रिय जल कितनी उपयोगी चीज़ है और उसको हमको इस्तेमाल में ज़रूर लाना चाहिए। आइए अब एक और प्रकार के जो अनुप्रयोग हमने पहले पढ़े थे उस पर आते हैं। प्लाज्मा उपचार द्वारा सूक्ष्म जीवों का निर्मूलन, माने कि जो बैक्टीरिया और जो कवक है यानी कि फंगस है उसका हम किस प्रकार से उससे निजात पा सकते हैं जो कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में आ जाते हैं, खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं। प्लाज्मा उपचार बीज पर मौजूद बैक्टीरिया और कवक यानी कि फंगस को निष्क्रिय करता है जिससे प्लाज्मा उपचार माइक्रोबियल संदूषण से होने वाले स्वास्थ्य से संबंधित जोखिमों को एवं आर्थिक नुकसान को कम करने की संभावना रखता है। तो इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा प्लाज्मा तैयार हुआ, फिर उसके बाद ये जो जिससे उपचार हो रहा है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और उसमें कई प्रकार के प्रतिक्रियाशील जो प्रजातियां भी पैदा हुई जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। और इसमें दो प्रकार होते हैं। अब सीधा जो है हम नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि उपचार में प्रयोग आता है उसका उपयोग करें या फिर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ जल मिलाएं, माने कि ये प्लाज्मा सक्रिय जल बनेगा और उसका उपयोग करें। दोनों ही तरीके से हमको सूक्ष्म जीवों का निर्मूलन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न जो तकनीकें यानी कि सोडियम नाइट्राइट अक्सर उद्योग जगत में यूज होता है इन सब चीज़ों के लिए और खाद्य जो उद्योग है उसमें भी, और किस प्रकार से प्लाज्मा से जो हम लोगों को नतीजे मिल रहे हैं और सोडियम नाइट्राइट से जो नतीजे मिल रहे हैं वो किस प्रकार से हम लोग उनकी तुलना कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के इसमें जो है प्राचल लिखे हुए हैं एक स्लाइड में। आखिरी में हम लोग आते हैं जो कि एक्सेप्टेबिलिटी, माने कि इसका जो उपचार हुआ वो आप उसको ग्रहण करेंगे कि नहीं, किस मात्रा में उसने उपचार किया। तो देख रहे हैं कि प्लाज्मा में 5.95 आता है ये जो आंकड़ा है और जो है सोडियम नाइट्राइट जो एक पारंपरिक तरीका है वो 5.85 आता है।
बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि प्लाज्मा द्वारा वो उससे बेहतर हमको नतीजा मिलता है। आइए अब आते हैं कि प्लाज्मा सक्रिय जल द्वारा हम खाद्य संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए चीज़ों को रख सकते हैं, उसका जीवन काल बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इस स्लाइड में आप लोग देख पा रहे हैं कि ये एक डाइलेक्ट्रिक बैरियर प्लाज्मा है जो कि हमने उत्पन्न किया है, और इसमें जो है प्लाज्मा सक्रिय जल की बर्फ़ है जो कि पाओ से विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रियाशील प्रजातियाँ इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि श्रिम्प यानी कि एक मछली होती है, सी फूड होता है, उसको हम ज़्यादा देर तक रख सकते हैं अगर हम उसका उपचार प्लाज्मा सक्रिय जल द्वारा करते हैं। और जो है साधारण जल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा दिनों के लिए उसे नहीं रखा जा सकता, वो ख़राब हो जाता है। का जीवन काल मुख्यतः बढ़ जाता है, कहने का मतलब है। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार से फलों में हम लोग खाद्य संरक्षण प्लाज्मा द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक केला दिखाया हुआ है, इसमें साधारण रूप से एक वजन दिखाया हुआ है स्लाइड में केलों का है, और एक बार हमने एक प्रकार के प्लाज्मा से उसका उपचार किया तो उसका देखिए वजन बढ़ रहा है, और दूसरे प्लाज्मा द्वारा उपचार किया और 28 नवंबर को किया तो इस प्रकार से दिख रहा है। और फिर हमने क्या किया, इसको रहने दिया कि किस प्रकार से जो है इसमें कवक और जो है सूक्ष्म जीव असर डालते हैं, इसको ख़राब कर सकते हैं। फिर हमने इसकी जांच जो है दिसंबर 18 पे की। तो इस चित्र में द्वारा सभी प्रकार के इसमें जो अध्ययन किया है लोगों ने वो दिखाया हुआ है कि जो वजन होता है जब हमारा जो प्लाज्मा द्वारा उपचारित होता है उसका समय के साथ गिरता है, जबकि जिसमें उपचारित नहीं है उसमें नहीं गिरता, उसमें लगभग एक प्रकार का ही वजन रहता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि जो उससे गैस निकल रही इथाइलिन, जो जब केला धीरे धीरे सड़न की ओर बढ़ता है उसमें इथाइलिन निकलती है। तो इथाइलिन का किस प्रकार से जो है जो मात्रा होती है इसमें दिखाया हुआ है ppm में, और जब हम उपचारित केला लेते हैं और जो बगैर उपचार के केला लेते हैं तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इथाइलिन की मात्रा जिसमें उपचार नहीं किया अधिक होती है, मतलब वो अधिक तेज़ी से वो ख़राब हो रहा है, खाने लायक नहीं है। जबकि प्लाज्मा द्वारा जब उपचार है उसमें मात्रा काफ़ी कम है, और जो है वो पूरी तरीके से खाने लायक है। अब आइए समझते हैं कि हम प्लाज्मा सक्रिय जल और अल्ट्रासाउंड जो तरंग होती है उसका मिश्रण करके क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चित्र में दिखाया गया है कि एक प्लाज्मा भट्टी है जिसमें कि प्लाज्मा, जैसे पहले हम लोगों ने समझा कि एक धातु का मिश्रण करते हैं तो प्लाज्मा सक्रिय जल प्राप्त होता है। और ये एक चिकन मीट है जिस पे कि अध्ययन किया गया है। तो उसमें क्योंकि जो चिकन की परत होती काफ़ी कठोर होती है, तो इसके लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड से उस परत को कमज़ोर करते हैं और फिर ये जो प्लाज्मा सक्रिय जल है उसके अंदर प्रवेश करता है और उसको बैक्टीरिया मुक्त या सूक्ष्म जीवों का उन्मूलन कर देता है उस मीट द्वारा। आइए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और अभी इस पे फ़िलहाल में काफ़ी शोध हो रहा है, पूरी तरीके से शोध पूरा नहीं हुआ है। प्लाज्मा सक्रिय जल द्वारा कोरोना वायरस की निष्क्रियता। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस चित्र में दिखाया गया है कि एक होस्ट सेल है जो कि एक लंग सेल है, और इसमें कोरोना वायरस एक लिया गया है और उसमें प्लाज्मा से उसका उपचार किया गया है। और प्लाज्मा से हम जो है प्लाज्मा सक्रिय जल ही उत्पन्न कर रहे हैं। NO है, माने कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सक्रिय जल है, और उसका हम उपचार कर रहे हैं। तो ये इन्होंने जो भी अभी प्रारंभिक शोध हुआ है उसमें पाया जा रहा है कि ये जो SI एक सूचकांक होता है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया नतीजे अभी तक की शोध में प्राप्त हुए हैं। इसलिए आने वाले समय इस पर और शोध की जाएगी और आशा करते हैं कि प्लाज्मा इसमें पूरी तरह सफल होगा तो विभिन्न प्रकार के जो कोरोना वायरस हैं उनको निष्क्रिय करने। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो है प्लाज्मा स्रोत होते हैं जिनका कि उपयोग कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। पहला जो देख रहे हैं कि ये एक जेट प्लाज्मा है और इसमें कुछ इसके प्राचल हैं, जो कि जो है कितनी इसकी ऊर्जा है और कितना इसमें जो है पुंज धारा कितनी है और तापमान क्या है और किस प्रकार का घनत्व है,
ये विभिन्न प्रकार के प्लाज्मा स्रोत हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में उपयोग में लाए जाते हैं। आइए अब आते हैं कि किस प्रकार से जो केंद्र पे भी कई प्रकार के प्लाज्मा स्रोत विकसित किए हुए हैं, और अगर हमको उपयोग में लाना हो कृषि के क्षेत्र में तो हम उनको किस प्रकार से उनका रूपांतरण एक प्लाज्मा भट्टी में कर सकते हैं। केंद्र पे कई प्रकार के ईसीआर आयन स्रोत हैं और सूक्ष्म तरंग आयन स्रोत हैं, जिनमें का एक जो है आरेख इस स्लाइड में दिखाया हुआ है। तो एक सूक्ष्म तरंग प्रोटॉन आयन स्रोत में क्या होता है कि सर्वप्रथम तो एक दो चुंबकीय कुंडलियां होती हैं जो प्लाज्मा को सीमित रखती हैं। एक प्लाज्मा प्रकोष्ठ होता है जिसमें कि निर्वात स्थापित किया जाता है ताकि वहाँ प्लाज्मा की उत्पत्ति हो सके, और वो जो प्लाज्मा में जो विभिन्न प्रकार के कण होते हैं उसमें जो भी प्रकार का आपको कण चाहिए उसका निष्कर्षण किया जाता है, जो कि निष्कर्षण प्रणाली द्वारा होता है। फिर वो आगे की जो परिवहन प्रणाली है उसमें भेज दिया जाता है। और इस प्लाज्मा को बनाने के लिए सूक्ष्म तरंग शक्ति स्रोत होता है, जिसको कि हम एक सीढ़ी नुमा तरंग पथक द्वारा प्लाज्मा के भीतर भेजते हैं ताकि वो गैस से प्लाज्मा को बना सके। आइए इस चित्र में देखते हैं किस प्रकार से विभिन्न तकनीकियों को इस्तेमाल करके हम लोग एक संयोजित सूक्ष्म तरंग प्रोटॉन आयन स्रोत का निर्माण करते हैं। जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया, तो उसी का जब हम प्रयोगशाला में देखेंगे तो किस प्रकार से वो चित्र दिखेगा। यहाँ सूक्ष्म तरंग शक्ति स्रोत है और ये जो है पावर सप्लाइयाँ हैं चुंबकीय कुंडलियों के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, इस जगह में निर्वात स्थापित करने के लिए पंप हैं, और यहाँ पर हमारा जो निष्कर्षण प्रणाली जिसके द्वारा पुंजों का निष्कर्षण किया जाता है। और जो आपने निष्कर्षण कर लिए हैं उन प्रोटॉन पुंजों को परिवहन प्रणाली द्वारा, ये दोनों एक सोलेनॉइड चुंबक हैं, उनको सीमित रख के केंद्रण किया जाता है, और फिर एक जगह पे जहाँ पे कुछ आप इस पर शोध करना चाहेंगे वहाँ पे हम लोग भेज देते हैं, और कुछ जो है पुंजों के जो प्राचल होते हैं उनको नापा जाता है। प्रोटॉन आयन स्रोत के जो परिचालन प्राचल थे जो इस प्रकार थे कि आयन प्रजाति थी प्रोटॉन सूक्ष्म तरंग आवृत्ति जो थी 2.45 गीगाहर्ट्ज, किस प्रकार का था, अनुनादहीन यानी कि ऑफ रेजोनेंस था। सूक्ष्म तरंग शक्ति जो है 400 वाट इसमें दी हुई थी। निष्कर्षण प्रणाली में 3 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया था। प्रथम है प्लाज्मा, दाब और भू इलेक्ट्रोड। प्रचालन दाब जो था वो -6 मिलीबार के स्तर पे था। पुंज ऊर्जा जो थी 75 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निष्कर्षित पुंज धारा जो है 12 मिली एम्पियर। पुंज केंद्रण सोलेनॉइड विद्युत चुंबक द्वारा किया गया था। पुंज परिवहन दक्षता जो थी 70%। अंतराकाशीय आवेश प्रतिकार तकनीक का इस्तेमाल किया था जो कि RMS उत्सर्जनता को नापने के लिए पुंज परिवहन लाइन में नियान गैस को दिया गया था। और सामान्यीकृत RMS उत्सर्जनता जो थी, जो कि प्रमुख प्राचल है किसी भी आयन पुंज का, वो है 0.05 मिलीमीटर मिलीराइट। आइए अब समझते हैं कि ये तो हमने समझा कि ये सूक्ष्म तरंग आयन स्रोत था, उसका किस प्रकार हम लोग रूपांतरण एक भट्टी में कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो दोनों में समान ही हैं, लेकिन हमको क्योंकि उतना बड़ा नहीं बनाना है, हमको एक बहुत छोटे स्तर पर बनाना है, दूर दूर तक ले जाना होगा उसे, तो इसलिए अब हम जो सीढ़ी नुमा तरंग पतक था उसकी जगह हम, और ये तो हाई वोल्टेज पे नहीं रहता है इसलिए इसको हम छोटा बना सकते हैं, और एक सीढ़ी नुमा तरंग पथक की जगह हम एक कम ऊंचाई वाला तरंग पथक का इस्तेमाल करेंगे। और उसी तरीके से जो है बाकी सब जो सूक्ष्म तरंग शक्ति के जो चीज़ें थी वो सब उसी प्रकार से लगी रहेंगी। और इस चित्र में आप देख सकते हैं ये कम ऊंचाई वाला तरंग पथक है, और बीच में हम गैस का भरण करेंगे, प्लाज्मा उत्पन्न होगा और जो कि एक छिद्र द्वारा बाहर आएगा। कृषि में प्लाज्मा के उपयोग पर परमाणु ऊर्जा विभाग का क्या क्या योगदान है। तो प्लाज्मा के औद्योगिक और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास IPR, जो कि हमारा प्लाज्मा संस्थान है, परमाणु ऊर्जा विभाग की वह एक इकाई है, कि औद्योगिक प्लाज्मा प्रौद्योगिकी सुविधा केंद्र में किया जा रहा है एवं इन तकनीकियों को उद्योगों में भी हस्तांतरित किया जाता है। IPR में विकसित RF प्लाज्मा बीज उपचार सुविधा अंकुरण में सुधार के लिए बीजों का RF प्लाज्मा द्वारा उपचार किया गया है।
हमारे केंद्र में भी एक आरएफ प्लाज्मा आयन स्रोत है। तो भूरे चने, मूंग और गेहूं के बीजों पे आरएफ प्लाज्मा उपचार परीक्षण किया गया, सकारात्मक परिणाम मिले हैं। प्लाज्मा उपचारित प्रयोग के अनुसंधान से ये निष्कर्ष निकला है कि प्लाज्मा उपचार के बाद मूंग और भूरे चने के बीज अधिक मात्रा में जल ग्रहण करते हैं और जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। जीबी पंत जो कृषि विश्वविद्यालय है द्वारा प्रदान किए गए गेहूं के बीजों का प्लाज्मा उपचार के लिए भी प्रयोग जो है आईपीआर में किया गया है। प्लाज्मा उपचारित गेहूं की फसल में उच्च उत्पादन क्षमता प्राप्त हुई है। आइए अब आते हैं निष्कर्ष और भविष्य के दृष्टिकोण पर। प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का उपयोग ग्रीन हाउस कृषि में बीजों के संस्करण और पौधों की वृद्धि में कीटनाशकों के उपयोग के बिना जैविक खेती का व्यवहारिक रूप से एहसास करने का अवसर प्रदान करता है। अब तक के अधिकांश अध्ययनों में मिट्टी पर प्लाज्मा के उपचार में प्रयोगशाला स्तर पर सफलता मिली है। हालांकि व्यवहारिक कृषि कार्यों के लिए प्लाज्मा प्रौद्योगिकियों के उत्थान के लिए प्लाज्मा अनुसंधान समुदाय को महत्वपूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि अधिक से अधिक हमको इस्तेमाल करना है, अधिक जगहों पर इस्तेमाल करना है, और जो जागरूकता है हमारे किसान भाई बहनों के बीच, उसको भी इसको प्रचार प्रसार करना है, ताकि वो लोग समझ सकें किस प्रकार से तकनीक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वार्ता में जो भी शोध और अध्ययन प्रस्तुत किए गए उनके लिए यहाँ पे निम्नलिखित संदर्भों का इस्तेमाल किया गया। इच्छुक श्रोतागण उनको पढ़ सकते हैं। प्रथम जो है पहले नंबर पे वो बहुत ही बढ़िया किताब है, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और गहराई में इस चीज़ों को समझ सकते हैं। धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उपनिषद के श्लोक द्वारा। विद्या ददाति विनयम वन्याघाति पात्रताम पात्रवात धर्मा परोति धनात् धर्म तत्सुखम। अर्थात विनय देती है, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता मिलती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से धर्म मिलता है, धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्योंकि अभी हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए आप लोग जो है अमृत महोत्सव की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे राष्ट्रगान रिकॉर्ड करें और उसको अपलोड करें। और 15 अगस्त जो कि स्वतंत्रता दिवस है, वहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि उसको सुनाया जाएगा। तो देश के प्रति सम्मान हम लोगों को राष्ट्रगान रिकॉर्ड करके उसको भेज के ज़रूर ही दिखाना चाहिए। धन्यवाद।